चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग मुझे चलिए, सभी लोग सभी दोस्तों को शेयर कर दे ज़रा जल्दी जल्दी। चलिए, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी, दोस्तों को शेयर कर दें आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा आज अपनी क्लास लेट हो गई है। चलिए, बताएं आप लोग, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को अच्छे से? चलिए, आ रही है ना? ठीक है ठीक है, बस 1 मिनट रुकना बेटा, है ना? थोड़ा सा, है ना, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर दूँ। दो सेकंड, है ना? बस बस बस, अब भी चलिए, सभी को अब आने लगी ना आवाज़ मेरी? हाँ, सभी लोग शेयर कर दें ज़रा अपने अपने दोस्तों को। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा लेट हो गई अपनी क्लास, ठीक है? स्पष्ट आवाज़ आ रही ना मेरी? चलिए, पहला पहला क्वेश्चन देखें आप लोग, ठीक है? क्या दिया हमें? अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सबसे पहले सफलता जो है निम्न में से किस व्यक्ति को मिली थी? ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे सबसे पहले सफलता मिली थी? ठीक है, तो वो कौन था भाई? हाँ, वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में क्या किया था? हाँ, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने पर क्या हुआ था? ये सफल हुआ था। ठीक है, बिल्कुल याद रहे आप लोग को, 1837 में। और खोज जो हुई थी वो कब हुई थी भाई? हाँ, 1700 कहाँ पर हुई थी भाई? 50 में हुई थी। किसने किया था? हाँ, सॉरी, फेनतेलर ने किया था। किसने किया था? फेनतेलर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बनाते हैं कहाँ पर? 34 में देखें आप लोग, क्या दिया है? बुद्धों के अनुसार, ठीक है, बुद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बुद्धों के अनुसार या उनके विश्वास से ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध का क्या होगा? अगला अवतार होगा, ये कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा भाई? उसका नाम क्या है? अत्रेय है, मैत्रेय है, नागार्जुन है, या कल्कि है? चलिए बताएं आप लोग। ध्यान रखना, कल्कि तो फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि कई बच्चों बोलेंगे सर कल्कि नहीं आएगा, क्योंकि कल्कि जो है भगवान विष्णु के अवतार को माना जाता है
कि कलयुग में वो जन्म लेंगे, ये माना जाता है। ठीक है, हाँ चलिए बताएं आप लोग। तो ध्यान रहे, मैत्रेय माना जाता है। क्या माना जाता है? मैत्रेय माना जाता है, उनका अगला अवतार। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, 35 में। देखो जरा क्या दिया है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और क्या आपका संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, त्रिसर कहलाते हैं या त्रिमूर्ति कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, तो इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें माना जाता है त्रिरत्न माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें त्रिरत्न माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, 36 में। देखो जरा क्या दिया है। 36 में क्या दिया है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे पहले जो उन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, पहले ये बताओ मुझे, फिर इसका आंसर देना आप लोग कि सबसे ज़्यादा कहाँ दिए। ठीक है, श्रावस्ती में दिए, पावापुरी बिहार में दिए, गांधार में दिए या उज्जैन में दिए? ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि उपदेश सर्वाधिक कहाँ पर दिए उन्होंने? पहले ये बताओ मुझे सब लोग कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। हाँ ठीक है बेटा, कंचन ठीक है, आपका आंसर श्रावस्ती ठीक है। मुझे ये बताएं आप लोग। ठीक है, श्रावस्ती जिसका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि सर्वप्रथम उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? आप लोग वो बताएं मुझे। बजरंग ठीक है बेटा, ठीक है, आंसर सही है। एनीवन कोई बताएगा मुझे? हाय हाय हाय, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। वैसे समय थोड़ा सा अपना आज डिले हो गया है, थोड़ा लेट हो गया अपन। ध्यान रखना, पहला जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आप लोग पहले याद रखें सारनाथ, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आता है। सारनाथ के ऋषिपत्तनम में क्या दिया था इन्होंने? सबसे पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और सारनाथ आता आपका यूपी में। कहाँ आता है भाई? यूपी में आता, ध्यान रखना कहाँ आता है, यूपी में। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, हाँ गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने। और इसका आंसर क्या आएगा अपना कि बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती में सर्वाधिक क्या दिया है? उपदेश दिया है। और श्रावस्ती भी कहाँ आता आपका? यूपी में आता है, ये भी याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आते हैं कहाँ पर अपन? 37 में। देखो जरा क्या दिया है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? चलिए बताएं आप लोग, और थोड़ा सा स्पीड से आंसर दें, मैं आप लोग को स्पीड से आंसर बताते चलूंगा क्योंकि अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करना है आज। ठीक है, जल्दी 10 सेकंड बस दूंगा आप लोग को, 10 सेकंड करने के लिए, मतलब आपको लोग को आंसर देने के लिए। रीना सेकंड, बहुत शानदार बेटा। क्या आएगा अपना आंसर? अशोक। ठीक है, अशोक के समय में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? नेपाल में क्या हुआ था? गमन हुआ था। ठीक है, जैसे आप लोग को याद होगा कि अशोक ने ही क्या किया था? अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? हाँ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने कहाँ भेजा था भाई? नेपाल, श्रीलंका भेजा था। अखिलेश सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? इससे पहले वाले अखिलेश आपने वीडियो नहीं देखा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। बेटा रेजुलेशन बढ़ा लो। ठीक है, रेजुलेशन बढ़ा लो आप। अब 144 में देखोगे तो कहाँ से दिखेगा? 360 कर लो, 240 कर लो, धुंधला नहीं दिखेगा, स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है, चलिए देखें आप लोग। ठीक है, अशोक के शासनकाल में ही क्या हुआ था? नेपाल में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? गमन हुआ था।
ठीक है। और अशोक ने ही क्या किया था, अपने 2 पुत्र पुत्रियों को क्या किया था, श्रीलंका क्या करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। याद होगा आप लोगों को, बचपन में पढ़ा होगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते कहाँ पर भाई, 38 में। देखो जरा क्या दिया है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का क्या केंद्र की बात हो रही है भाई, बौद्ध शिक्षा के केंद्र की, कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था। विक्रम विश्वविद्यालय था, वाराणसी था, गिरनार था, उज्जैन था। चलो बताओ आप लोग जरा मुझे, चलिए बताएं आप लोग, क्या था बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र। अखिलेश वर्मा फर्स्ट, बहुत शानदार। बाकी बोले, एनीवन, ध्यान है आप लोग को कि भाई क्या था, विक्रम विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मैं विक्रम विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना कि ये क्या था आपका, बौद्ध धर्म की तरह, सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह था। ये किस तरह था, नालंदा विश्वविद्यालय की तरह क्या था आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो कि कहाँ था भाई, बिहार में। कहाँ था, बिहार में आता है। ये केंद्र था किस चीज़ का, बौद्ध धर्म का। अच्छा मुझे बताओ आप लोग कि बौद्ध धर्म का पहला विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाया गया है। आप लोग आंसर बताएं मुझे। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जो प्रथम विश्वविद्यालय बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है, हमारे मध्य प्रदेश में बनाया गया है। आप लोग बताएं मुझे, क्या किसी को मालूम है, जल्दी बोलें आप लोग। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है बौद्ध विश्वविद्यालय, तो याद रखना सांची में है, ठीक है। कहाँ पर है भाई, वर्तमान में सांची में बनाया गया है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ आता है, रायसेन में आता है। कहाँ आता है, रायसेन में। सांची में क्या बनाया गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या बनाया गया है, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो आप कहाँ जा सकते हो, सांची जा सकते हो, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा मिल जाएगी, ठीक है। सांची में बनाया गया है विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय, ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। देखो जरा क्या दिया है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए बौद्ध धर्म की क्या है, संगीति हुआ करती थी, ठीक है। और ये समय समय पे क्या हुआ है, जो राजा महाराजा हुए हैं उनके शासनकाल में क्या हुआ है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है उनके शासनकाल में क्या हुआ है, बौद्ध संगीति हुई है, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तो पहले आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे पहले किसके शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी। सबसे पहले तो शासनकाल पहले आता है, क्या आपका शासनकाल आता है कि भाई किस राजा के समय में बौद्ध संगीति हुई थी, पहला ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। तो याद रहे आप लोग को कि जो मगध वंश का जो राजा था अजातशत्रु, कौन था भाई, अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था, हाँ पहली क्या हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में, ठीक है। किसके समय में भाई, अजातशत्रु के समय में क्या हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु जो था याद रहे आप लोग को कि बिम्बिसार का पुत्र था। किसका था, बिम्बिसार का। अब ये बिम्बिसार कौन था भाई, बिम्बिसार था हर्यक वंश का राजा। किसका, हर्यक वंश का। जो मगध का सबसे प्राचीन जो वंश आता है वो आता है हर्यक वंश, ध्यान रखना। अजातशत्रु किसका था भाई, अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का क्या था, शासक था। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिम्बिसार ने की थी। किसने की थी, बिम्बिसार ने की थी, ध्यान रखना, बिम्बिसार ने किया था, बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल याद रखना आपको कि बिम्बिसार जो था उसने क्या किया था, हर्यक वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर, मगध में, ठीक है। और मगध में ही क्या हुआ था भाई, हाँ उसका पुत्र, हाँ बिम्बिसार की हत्या करके कौन बैठा था, अजातशत्रु कहाँ पर बैठ गया था, गद्दी पर बैठ गया था, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इतना क्लियर हो गया कि भाई किसके समय में, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी।
अब यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, भाई उस समय उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ध्यान रखना आप लोग, किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और ये कहाँ पर हुई थी भाई? ये हुए थे राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, जो मगध की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 40 में। देखो जरा क्या दिया है। दो सेकंड देखिए क्या दिया है। दिलवाड़ा चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जो मंदिर है, जो कि आपका क्या है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, ये कहाँ पर है? दिलवाड़ा का मंदिर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखें आप लोग कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है। यहाँ पर चालुक्य लिखा है, फिलहाल तो नाम सीधे सीधे आता है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है। कभी कभी आता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, या फिर आता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है और हरियाणा में है। चलिए बताएं आप लोग मुझे, कहाँ पर है जैन, जो आपका दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? कंचन राजस्थान, बहुत शानदार बेटा। बाकी बच्चे, रीना थर्ड राजस्थान, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ध्यान रहे आप लोगों की कहाँ पर है भाई ये? हाँ, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर चालुक्य लिखा है, याद रखना कि इसे जो बनवाया था, किसने बनाया था? चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था, ठीक है। और ये स्थान कहाँ पर है भाई? ये स्थान ये भी याद रखिए कि आपका राजस्थान के कहाँ पर है भाई? माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू है वहाँ पर। वहाँ पर क्या है आपका? ये जैन धर्म का क्या है? दिलवाड़ा का मंदिर है। ये भी याद रखो आप लोग, जैन धर्म संबंधित है, चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। माउंट आबू में है ये। हाँ कंचन, बहुत शानदार बेटा, माउंट आबू, ठीक है। 11वीं और 13वीं शताब्दी में ये मंदिर का पूरा निर्माण हुआ है। 11वीं और 13वीं शताब्दी में, ध्यान रहे आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं कहाँ पर? हाँ 41। देखिए जरा क्या दिया है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो अभी आप लोग को मैंने बताया किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से भाई? जैन धर्म से ये क्या है? संबंधित है। ये तीर्थ स्थल किसका है भाई? पवित्र तीर्थ स्थल किसका है? जैन धर्म का है, जैन समुदाय का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है देखो जरा, 42। आड़ुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? क्या बोल रहा भाई? आड़ुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ठीक है, हाँ आड़ुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से। चलिए बताएं आप लोग जरा, किस धर्म से जुड़ा हुआ है ये? बताएं। लोकायत मत, प्रज्ञा बेटा, टाइम अगर मिलता है ना तो आप लोग उसका नाम लिख दिया करो। अखिलेश वर्मा सेकंड। देखिए आप लोग ध्यान से, आड़ुव्रत जो है ये किस धर्म से जुड़ा है भाई? ये जुड़ा है जैन धर्म से। किस जैन धर्म से भाई? जैन धर्म से जुड़ा है, ठीक है। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने क्या किया था, ये जो आड़ुव्रत है ये 5 आड़ुव्रत दिए गए हैं, ठीक है। और ये 5 आड़ुव्रत कौन कौन से भाई? एक है आपका अहिंसा, ठीक है, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, ठीक है, चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां जो है वो है अपरिग्रह। बिल्कुल, ये 5 चीजें हैं, इनको याद रहे आप लोग को, इनको याद रखना आपको, ठीक है। ये आड़ुव्रत है कितने? जैन धर्म के 5 आड़ुव्रत हैं, जो कि आपका क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 43 में। देखें आप लोग क्या दिया है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। देखो ध्यान समझना क्वेश्चन को कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की जो रचना है
एवं इसका पालन पोषण किस तरह से होता है, किस तरह से हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? जैन दर्शन के अनुसार बताना है आपको। चलिए बताएं आप लोग, कैसे हुआ है भाई? अखिलेश 4। बाकी बाकी बच्चे बताएं। सार्वभौमिक आत्मा से। और आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया करो जरा, ठीक है? सबीर 2, बजरंग 3। देखिए, जो जैन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो जो सृष्टि की जो रचना हुई है और उसका जो पालन पोषण होता है, जो होता है वो हुआ है किससे भाई? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ से हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 44 में। देखिए क्या दिया है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रचयिता जो है ये कई बार पूछा जाता है, और थोड़ा सा आप लोग सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। और जितने अच्छा अपनी अगर मैं बात करूं कोचिंग की, तो इतने सारे बच्चे हैं अपने क्लास में, मेरे को बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं आजकल, बहुत कम। ठीक है, हाँ। और अभी एग्ज़ाम मैंने आपको बोला हूँ कि लगातार वैकेंसियाँ आते जा रही है, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरह से अगर लापरवाही करते हो तो आप लोग की जिम्मेदारी होगी आगे, फिर ध्यान रखना। ठीक है, अभी बोल दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। देखें, जैन ग्रंथ जो है आपका कल्पसूत्र है। ठीक है, कल्पसूत्र की रचयिता रचयिता कौन है भाई? भद्रबाहु है, स्थूलभद्र है, हेमचंद्र है और स्वयंभू है। बताएं आप लोग जरा मुझे, किसने किया था कल्पसूत्र की रचना? रीना यादव फर्स्ट, बहुत शानदार बेटा। कल्पसूत्र की जो रचयिता है वो कौन है भाई? भद्रबाहु है। कौन है भाई? भद्रबाहु ने क्या किया था? हाँ, कल्पसूत्र की रचना किया था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं कहां पर अपन? 46 में। देखिए जरा क्या दिया है 46 में। दो सेकेंड रुकना थोड़ा सा, हाँ 2 सेकेंड। देखो क्या दिया है, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का और वैष्णव धर्म का। चलिए बताएं आप लोग मुझे, स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का? जैन धर्म का, लोकायत धर्म का, और बताएं। अखिलेश 3 जैन धर्म का, बहुत शानदार। ठीक है, महावीर स्वामी का ही है। ठीक है, स्यादवाद उन्होंने कहा बताया है, फिलहाल उस चीज़ को अपन बाद में देखेंगे। तो ये किसका है भाई? जैन धर्म का क्या है? स्यादवाद का सिद्धांत है। ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, अगर जिनका क्या है नॉर्मल पेपर है, जैसे अगर आप केवल कर्मचारी की अगर तैयारी करते हो तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो केवल पीएससी वाले हैं तो वो याद रखें कि ये स्यादवाद हमें कहाँ पढ़ना है? जैन धर्म में पढ़ना है, दार्शनिक में। ठीक है, दार्शनिक में पढ़ने को आएगा कि स्यादवाद क्या है। तो अभी फिलहाल तो आप लोग ये बस याद रखो कि स्यादवाद का जो सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते कहाँ पर? 46 में। देखो जरा 46 में क्या दिया है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ठीक है, जैन धर्म का जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जो जैन साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा व लिपि में लिखा गया है? देखो भाषा अलग होती है, लिपि अलग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी क्या है? आपकी भाषा है, लेकिन जो लिपि है वो क्या है? आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो भाषा अलग होती है और लिपि अलग होती है। कभी हिंदी पढ़ो तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ में आएगा आप लोग को।
पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। चलिए बताएं आप लोग मुझे, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? सबीर फर्स्ट, अखिलेश वर्मा फर्स्ट। ध्यान रहे कि जैन साहित्य का जो संकलन है वो आपको कहाँ पर मिलता है? प्राकृत व अर्धमागधी। प्राकृत भाषा और अर्धमागधी क्या आपकी? हाँ, अर्धमागधी क्या है आपकी? ध्यान रखना, लिपि है। नहीं बेटा, पाली नहीं है, प्राकृत व अर्धमागधी है। जैन साहित्य की बात कर रहा है वो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 47 में। देखो जरा क्या दिया है, महावीर का मूल नाम क्या था? चलिए बताएं आप लोग जरा, सॉरी, महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, गौतम था, वर्धमान था, इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या नाम था? महावीर का मूल नाम क्या था? और आप लोग को मैंने बोला हूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप लोग, ताकि आप लोग को पीडीएफ मिल जाए ये सारी की सारी। अखिलेश सेकंड, गौतम, प्रज्ञा गौतम। महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम था। क्या बात कर रहे हो बच्चों? भगवान बुद्ध की बात नहीं हो रही है। भगवान बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, फिर उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा बाद में, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? महावीर स्वामी की बात हो रही है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? मूल नाम जो बचपन का नाम था क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था भाई? वर्धमान था, ध्यान रखना, ठीक है। गौतम बुद्ध और थोड़ा सा क्या करो, महावीर में थोड़ा सा डिफरेंस मालूम है ना? हाँ, दोनों को एक मत कर दो आप लोग। कई बच्चे तो एक ही समझ ले रहे हैं, पता नहीं क्या। थोड़ा सा धैर्य रख करके, है ना, चीज़ों को थोड़ा सा धैर्य रख करके उसके बारे में समझो। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 48। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? जो तीसरी संगीति हुई थी, ठीक है, बौद्ध संगीति, वो किसके समय में हुई थी भाई? कनिष्क के समय में, अशोक के समय में, महाकश्यप के समय में, या उपाली के समय में? चलिए बताएं आप लोग। देखिए पहली तो आप लोग को मैंने बता दिया कि अजातशत्रु के समय में पहली क्या हुई थी? बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। हाँ चलिए बताएं आप लोग मुझे। और द्वितीय याद रखना, द्वितीय जो हुई थी कालाशोक के समय हुई थी। किसके? कालाशोक के समय हुई थी। और तृतीय जो हुई थी वो किसके समय में हुई थी? वो हुई थी अशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में, तृतीय हुई थी। दूसरी मैंने आपको बता दिया कालाशोक, प्रथम मैंने आपको पहले बता दिया कि अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी जो है वो किसके समय हुई? अशोक के समय में। और चौथी याद रखना, चौथी जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय में। फोर्थ किसके समय में हुई थी? कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके समय में क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चारों मैंने आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। प्रथम में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में आपका अशोक, और चौथे में क्या है? कनिष्क। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते, चारों याद रखें आप लोग, चारों बौद्ध संगीति याद रखें, क्वेश्चन पूछता जरूर है। देखो यहां पर क्या दिया है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग, जब भगवान बुद्ध ने क्या किया था? गृह त्याग किया था, ठीक है, तो उसका प्रतीक बोल रहा है। ध्यान रखना, वो जो गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ में, ये नहीं बोल रहा है, उसका प्रतीक। जैसे क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तो जन्म को कहा जाता है कि भाई उसका जो प्रतीक है वो कहा जाता है कमल। क्या कहा जाता है? कमल कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। कमल किसको? उनके जन्म को माना जाता है। क्या? किसका प्रतीक? कमल जो है वो प्रतीक है जन्म का। जैसे अगर बात करें यौवन, यौवन मतलब जवानी, जवानी का जो प्रतीक माना जाता है वो क्या माना जाता है भाई? हाँ, वो माना जाता है सांड। क्या माना जाता है? सांड माना जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो गृह त्याग की, तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है भाई? घोड़ा। उनका जो प्रतीक है वो क्या है? घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, बिल्कुल याद रखना। और ज्ञान का जो प्रतीक है वो क्या है? पीपल। ज्ञान का जो प्रतीक है वो क्या है? पीपल है,
ठीक है। उसी के नीचे बोधि वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोधि मतलब होता है क्या, पीपल होता है, ये भी याद रखो, ठीक है। बिल्कुल याद रखना आप लोग को कि पीपल क्या है, ज्ञान का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को, ठीक है। बिल्कुल इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखो, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने क्या किया था, जब क्या किया था, गृह त्याग किया था, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। ध्यान रखना, महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है, उस घटना को कहा गया है। प्रतीक की बात नहीं कर रहा, प्रतीक तो क्या है आपका, घोड़ा है, ठीक है। बिल्कुल ये कई ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं आप लोग को पता चल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 50 में। देखिए क्या दिया है, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है क्या है भाई, ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली व्यक्ति या फिर शक्तिशाली। चलिए बताएं आप लोग मुझे। बुद्ध का अर्थ बताएं। प्रज्ञा फर्स्ट, ज्ञान प्राप्त, अखिलेश सेकंड, धर्म प्रचारक। बाकी बच्चे बताएं। जल्दी, ध्यान रहे, बुद्ध का जो अर्थ है वो क्या है आपका, ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्त है, ठीक है। धर्म प्रचारक नहीं, ज्ञान प्राप्त, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन क्या कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे काय के हो गए, इतिहास के, क्योंकि इससे पहले हमने और भी कर लिया था, ठीक है। ठीक है कंचन बेटा, ठीक, ज्ञान प्राप्त। चलिए अब हम आते हैं कहाँ पर, किसके क्वेश्चन में, हाँ संविधान के क्वेश्चन में। अभी इतिहास के कर लिए, इससे पहले हमने क्या कर लिया था, इतिहास के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, और हमारे ये 20 आज के हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास में, 50 क्वेश्चन ये हो गए। अब हम किसके कर रहे हैं, हमने इससे पहले कितने कर लिए थे, 40 क्वेश्चन काय के कर लिए हैं, संविधान के कर लिए हैं। ये 10 क्वेश्चन इसमें यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ठीक है, संविधान के, तो 50 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी क्या है, भूगोल के जो जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको शामिल किए गए हैं, ठीक है, बचे वाले। देखिए क्या दिया है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 41, ये संविधान क्वेश्चन चालू हो गए, ध्यान रखना, किसके, संविधान के। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। ध्यान समझ लो क्वेश्चन को, कि जब क्या हुआ स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब क्या, कि जब क्या हुआ, आज़ादी हुई, आज़ादी मिली हमें, तो उसके बाद में, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। क्योंकि मंत्रिपरिषद जो था उसके खिलाफ सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कब लाया गया था, 1954 में, 1961 में, 63 में या 75 में। और उस प्रधानमंत्री का नाम बताना कि उस प्रधानमंत्री के, मतलब वो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, उस समय प्रधानमंत्री कौन था। चलिए, जिनके समय में क्या लाया गया था, प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं लाइव, चलो आने दो, एग्ज़ाम बस आने दो, बताएं आप लोग, मालूम है। ध्यान रहे आप लोग को कि सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, मंत्रिपरिषद के प्रति, वो कब लाया गया था, 1963 में, 1963 में। जब क्या, कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय प्रथम बार क्या लाया गया था, 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चलिए ध्यान रखना ना, 1963 में लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। देखिए क्या दिया आपने क्वेश्चन नंबर 42, कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है सभी बच्चों को, मैं आपको अभी स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें दो ऑप्शन आते हैं कभी भी, एक तो मोरारजी देसाई, ठीक है, चौधरी चरण सिंह आएगा ही आएगा, बीपी सिंह आएगा ही आएगा, और अटल बिहारी वाजपेयी आएगा ही आएगा, ठीक है।
तो मेरी बात को ध्यान समझना कि पहली बात आती है कि भाई सबसे पहले गैर कांग्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जो कांग्रेस के नहीं थे ऐसे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं कि जो कांग्रेस से नहीं थे। तो सबसे पहले याद रखना आप लोग कि सबसे पहली बार जो बने थे ना, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है, और दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी, और उस समय वो क्या बने थे, हाँ, प्रधानमंत्री बने थे, वो थे कौन, मोरारजी देसाई। लेकिन इन्होंने पूरे के पूरा 5 वर्ष पूर्ण नहीं किया, 5 वर्ष पूर्ण इन्होंने नहीं कर पाया। किसने, मोरारजी देसाई ने। केवल आज तक 2 ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि गैर कांग्रेसी का मतलब क्या कि जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ध्यान रखना, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे वो अब तक के 2 ही व्यक्ति हैं। एक थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, 1999 से लेकर के 2004 तक, ठीक है, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पूर्णतः गैर कांग्रेसी भी थे और जिन्होंने 5 वर्ष पूर्ण भी किया। और दूसरे व्यक्ति हैं वो कौन है, हाँ, अभी वर्तमान में है कौन, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, वो किस पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या थे, बीजेपी से थे, ध्यान रखना। इससे पहले कोई भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने 5 वर्ष क्या किया हो, पूर्ण किया हो, क्या, गैर कांग्रेसी। सारे के सारे कौन से थे, हाँ, किस पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। क्लियर हो गया, बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहां पर आंसर देखो, यहां पर अपना आंसर प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, वो थे कौन, मोरारजी देसाई। यहां तो अपना आंसर आएगा मोरारजी देसाई। लेकिन जब भी अगर बात कर ले कि भाई 5 वर्ष पूर्ण किस व्यक्ति ने किया था, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसने 5 वर्ष क्या किया था, कार्यकाल पूर्ण किया, तो वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैंने आपको सन भी बता दिया, 1999 से लेकर के 2004 तक, ठीक है, ये क्या थे, प्रधानमंत्री बने थे। 1999 से लेकर के 2004 तक क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर 4 से लेकर के 14 तक कौन थे, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, फिर ठीक है, और 14 से लेकर के अब तक वर्तमान में कौन है अभी, हाँ, नरेंद्र मोदी है, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि ये तीसरी बार थे, ये तीसरी बार बने थे, तब जाकर क्या हुआ था, इनका कार्यकाल पूर्ण हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, 43 में। देखो क्या दिया है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में, हाँ, पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, ऐसा कौन प्रधानमंत्री था जो लोकसभा में खड़ा हुआ और वो हार गया लोकसभा के चुनाव में? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी और बीपी सिंह। बताएं आप लोग मुझे। किसी को मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आप लोग को। देखो, लोकसभा में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, हाँ, वो थे कौन, इंदिरा गांधी जी। कौन थी भाई, इंदिरा गांधी थी, जो क्या हुई थी, हाँ, हार गई थी लोकसभा का चुनाव, ध्यान रखना। और मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया हूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर हार भी जाए तो उसको क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होगा, उसे 6 महीने के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर संसद में किसी भी सदन का क्या बनना पड़ेगा, उसे सदस्य बनना पड़ेगा। 6 महीने के अंतराल में क्या होगा, 6 महीने के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, हाँ, चुनाव लड़ना पड़ेगा, कहीं से भी कोई भी सीट खाली करवा करके, ठीक है। और ये अक्सर होता है, कोई भी सीट खाली करवाई जाती है और वहाँ से चुनाव लड़ा जाता है और फिर वो जीत करके फिर से वो क्या बन जाते हैं, हाँ, संसद के सदस्य बन जाते हैं। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बनाते हैं कहाँ पर, 44 में। देखिए जरा क्या दिया है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी भी थे, ठीक है, और वो कौन थे भाई, मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो थे वो पहले किस पार्टी के थे, हाँ, ध्यान रखना आप लोग कि कांग्रेस में ही शामिल थे। वो कांग्रेस के 2 फाड़ हो गए थे 1977 के करीब करीब, ठीक है। फिर पूरी घटना और जो पूरी कहानी टाइप जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को तो फिर बता दूंगा। लेकिन अभी याद रखो कि कौन थे भाई, मोरारजी देसाई, जिन्होंने
क्या किया था, त्यागपत्र भी दिया था, त्यागपत्र भी दिया था। चलिए क्लियर है यहाँ पर, बिल्कुल। आगे याद रखते हैं, सॉरी आगे देखते हैं अपन क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्या दिया है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो विधानसभा का सदस्य था उस समय? मतलब क्या हुआ कि वो विधायक था और उसने क्या किया था, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया था, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति था? चौधरी चरण सिंह, 2 सेकंड रुकना है ना, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं। ठीक, अब देखिएगा, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, IK गुजराल और HD देवगौड़ा। चलिए बताएं आप लोग, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि क्या विधानसभा के सदस्य रहते हुए उसने क्या कर लिया, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, राज्यसभा या लोकसभा से क्या किया, उन्होंने जीता और फिर वहां के क्या बने थे, वो सदस्य बने थे 6 महीने के अंदर। लेकिन जब इन्होंने पद ग्रहण किया तो ये क्या थे, विधायक थे केवल। हाँ, ध्यान रखना, ये जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे, HD देवगौड़ा। कौन थे भाई, HD देवगौड़ा थे, जिन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। ये क्या थे, विधानसभा के सदस्य, मतलब ये विधायक थे उस समय। आप सोच सकते हो कि कितना पावर था इस व्यक्ति में कि इन्होंने क्या कर लिया था, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, जबकि विधायक थे ये, ध्यान रखना। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया, संसद का सदस्य बने थे ये। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखें आप लोग क्या दिया है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। क्या दिया है भाई, कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। कहाँ का नेता होता है भाई, उच्च सदन में बहुमत दल का, या निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पमत का, या निम्न सदन में अल्पमत का। चलिए बताएं मुझे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बन सकता है, बताएं जरा मुझे जल्दी से। वो व्यक्ति कहाँ का नेता होना चाहिए? उच्च सदन में बहुमत दल, मतलब क्या हुआ, उच्च सदन मतलब क्या, ये बात कर रहे हैं राज्यसभा की। उच्च सदन मतलब क्या होता है, पता है ना, राज्यसभा। राज्यसभा में बहुमत दल का। निम्न सदन में बहुमत दल मतलब क्या, लोकसभा में बहुमत दल का। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाएगा। या उच्च सदन में अल्पमत, मतलब अल्पमत मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिसको सीट कम मिली हो, जिस पार्टी को। और निम्न सदन में अल्पमत मतलब लोकसभा में क्या मिली हो, कम सीट मिली हो, तो उसका नेता क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए बताएं आप लोग मुझे। उच्च सदन, जब भी बात आई उच्च सदन याद रखना, उच्च सदन होता है क्या आपका, राज्यसभा, और निम्न सदन क्या होता है आपका, लोकसभा। बताएं आप लोग मुझे जल्दी। अरे आप लोग को मालूम होगा कि अभी भी देखा होगा आपने। ये बताओ मुझे, अभी जो चुनाव हुआ था ना, चुनाव हुआ था कि नहीं, 2019 में चुनाव हुआ था। कौन सा चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री चुने गए थे, बताओ जल्दी से मुझे जरा। भाई लोकसभा का चुनाव हुआ था तभी प्रधानमंत्री चुना गया था ना। ध्यान रखना, लोकसभा का चुनाव में ही क्या होता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री चुना जाता है, मतलब क्या, निम्न सदन में। और निम्न सदन में भी कैसा नेता बनेगा भाई, ध्यान रखना, बहुमत दल का। कैसा दल का, बहुमत दल का, मतलब उनको क्या मिलना चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए। जितनी टोटल सीट होती है, ठीक है, उसके आधे से एक अधिक, ध्यान रखना, ठीक है, आधे से एक, टोटल सीट का आधे से एक अधिक लाना होता है। ठीक है, ध्यान समझ लो। जैसे बीजेपी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल लो कि भाई अभी कितनी सीटें हैं, 545 सीटें हैं। ठीक है, तो 545 में से बीजेपी कितने सीट लाएगी, 545 का आधे से एक अधिक, 545 की आधे से क्या, एक अधिक सीट लाएगी, तब जाकर क्या होगी, मतलब बीजेपी क्या बना सकती है, सरकार बना सकती है। किस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में।
मैं आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल जनरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सामान्य सी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोग को, तो उस चीज़ को समझो आप लोग। निम्न सदन मतलब लोकसभा की बात हो रही। लोकसभा में जो चुनाव होता है तो टोटल जो सीट होती है ना 545, उसका आधे से एक अधिक चाहिए होता है सीट, तब जाकर के बीजेपी अगर ला रही है आधे से एक अधिक, तो क्या होगा, बीजेपी सरकार बना सकती है, और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। चलिए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्या दिया है। भारत के प्रधानमंत्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। अब आपको यह बताना है कि जो सीरियल क्रमांक से जो दिया है, क्या ये ऐसे ही प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं क्या। हाँ, किस तरह से चुने गए हैं, तो आपको एक सीरियल क्रमांक बनाना, बिल्कुल सीक्वेंस में बताना कि कौन पहले प्रधानमंत्री था, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री, उसके बाद कौन, और उसके बाद कौन। तो हमें मालूम है कि सबसे पहला नंबर पे कौन आना चाहिए भाई, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद कौन है यहाँ पर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। तो आपको सन मालूम होना चाहिए, पहली चीज याद रखो आप लोग। क्या मालूम होना चाहिए आपको, सन मालूम होना चाहिए कि कौन कौन कब कब से कब तक था। तो ध्यान रखना आप लोग, मैं आप लोग को बता देता हूं कि सबसे पहले 1947 से लेकर के 1900 कब तक, 64 तक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद कौन आया, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी। 64 से लेकर के कब तक, 66 तक, ठीक है। 66 से लेकर के कब तक भाई, 66 से लेकर के 77 तक कौन था, हाँ 77 तक कौन था भाई, इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद में कौन बना 77 से लेकर के 78 तक, ठीक है। 78 तक कौन बना, ध्यान रखना आप लोग, मोरारजी देसाई जी। कौन बना था भाई, मोरारजी देसाई जी। क्या बने थे, 77 नहीं, सॉरी 77 से 78 नहीं, 79 तक। कितना तक भाई, 79 तक, याद रखना 79 तक, 77 से लेकर के 79 तक। और 79 से लेकर के 80 तक कौन बना था, चौधरी चरण सिंह। 79 से लेकर के 80 तक कौन बना था, चौधरी चरण सिंह बने थे। ये बिल्कुल इनका क्रम याद रखो, इतने इतने में बना था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 47 से लेकर कब तक, 64, 64 से 66 तक कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। 66 से लेकर 77 तक कौन, इंदिरा गांधी। 77 से 79 तक कौन, आपके मोरारजी देसाई। और 79 से लेकर के 80 तक कौन, चौधरी चरण सिंह। फिर 80 से लेकर के 84 तक फिर से कौन बन गई थी, इंदिरा गांधी जी। क्या बन गई थी, प्रधानमंत्री बन गई थी। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना, पहला आपने यहां पर ऑप्शन तो किसका नहीं दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो पहला अपना क्या आ जाएगा भाई, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे में कौन आएगा, इंदिरा गांधी। तीसरे में कौन आएगा, मोरारजी देसाई। और चौथे में कौन आएगा, चौधरी चरण सिंह। तो सेकंड बस आपको 2, 1, 3, 4 बस यही क्रम याद रखना है, 21, 34, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन अपने। 21, 34 कहाँ पर है आपका, ये है 21, 34 ये है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है अपने को 48 में। देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, क्या बोल रहा है, अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, किसी कारणवश क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, मतलब खाली हो जाए, तो जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वह कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा, वह कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए, 6 माह के लिए, या इनमें से कोई नहीं। चलो बताएं आप लोग, जरा मुझे बताएं कितने वर्ष के लिए, अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए किसी कारणवश, हाँ रिक्त तो अगर हो जाता है, तो जो नया राष्ट्रपति बनाया जाएगा, निर्वाचित होगा, वह कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा। बताएं आप लोग। ध्यान रखना आप लोग, यहां पर सीधी सीधी बात हो रही है कि निर्वाचित होगा सदस्य, जो व्यक्ति है वो क्या होगा, निर्वाचित होने वाला है। राष्ट्रपति क्या होने वाला है, निर्वाचित। जब भी राष्ट्रपति की बात आती है कि निर्वाचित हो रहा है, तो ध्यान रखना कि जब भी निर्वाचित होगा तो वो 5 वर्ष के लिए ही होगा। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ही क्या होगा, निर्वाचित होगा। बिल्कुल ठीक है, निर्वाचन की बात कर रहा है वो, ठीक। चलिए
क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहां पर 49 में। देखो जरा क्या दिया है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि राष्ट्रपति बना लेकिन उससे पहले वो क्या नहीं था? उपराष्ट्रपति नहीं था। तो ध्यान रहे आप लोगों की, डॉक्टर कौन? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी क्या हुए थे? पहले उपराष्ट्रपति बने थे, फिर उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी पहले क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद क्या बने? ये उपराष्ट्रपति थे पहले और उसके बाद क्या बने? ये राष्ट्रपति बने। केवल एक व्यक्ति था ज्ञानी जेल सिंह, जो क्या थे आपके? हाँ, पहले ये क्या नहीं बने थे? हाँ, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे और ये क्या बने? डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, ज्ञानी जेल सिंह। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, बिल्कुल इनको याद रखना जरूरी है। ज्ञानी जेल सिंह, बीबी गिरी भी बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी और राधाकृष्णन, ये सारे के सारे तीनों क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद में राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन ज्ञानी जेल सिंह ऐसा नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, ठीक है, देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि पहले उपराष्ट्रपति था और वो क्या कर रहा था? जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। वो कौन थे? और उसके बाद वो जीते भी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएं मुझे आप लोग। कोई नहीं, ध्यान रखना। ये कौन थे भाई? सॉरी, बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। कौन थे भाई? बीबी गिरी थे, जिन्होंने क्या है? उपराष्ट्रपति रहते हुए, हाँ, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और क्या किया? राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लिया था। ध्यान रखना। और इन्हें खड़ा किसने किया था? हाँ, इंदिरा गांधी जी ने। फिर बताऊंगा पूरी कहानी, बड़ी रोचक कहानी है यहाँ पर समझने के लिए। खैर, फिर बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 50। आपके क्या खत्म हो गए? सारे क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं अपन कहाँ पर भाई? हाँ, ये आ गया अपन कहाँ पर? हमारे क्वेश्चन नंबर क्या में? जियोग्राफी में आ गया, ठीक है, भूगोल के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 50 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 50 अपन क्वेश्चन का कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले अपन ने कितने कर लिए थे? 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, काहे के? जियोग्राफी के, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग क्या दिया है। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ऐसा कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला, मतलब हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम या हिंदुकुश? चलिए बताएं आप लोग। तो याद रहे आप लोग को कि यहाँ पर कौन भाई? हाँ, ये जो आपकी अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत क्या है? बिल्कुल अलग है। और जो हिमालय का जो पर्वत का जो भाग है वो क्या क्या है आपका? कुनलुन है, काराकोरम है और हिंदुकुश है। अरावली कहाँ मिलेगी आपको? राजस्थान में मिलेगी अरावली श्रेणी, ठीक है। तो ये क्या है? हिमालय का भाग नहीं है, अरावली पर्वत श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 32 में। देखो जरा क्या दिया है। खालिस्तान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। क्या बोल रहा है कि खालिस्तान के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जोजिला दर्रा, दिहांग महाखड्ड, भूटान सीमा या नेपाल सीमा? चलिए बताएं।
हाँ, कई लोगों को विचित्र विचित्र क्वेश्चन लग रहे हैं अभी। बेटा एक बार आप लोग क्या करो, मैं आपको अभी भी सजेशन दे रहा हूँ कि एक बार क्या करो आप लोग, किन्हीं जो पेपर पुराने आए हैं उनको एक बार उठा के देखो, आपको एहसास हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई लोगों को क्वेश्चन तो बिल्कुल विचित्र लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, एक वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल शानदार शानदार वाले सर आप बता देते बिल्कुल सरल सरल, तो कितना अच्छा हो जाता, आप टेस्ट में करवा देते हमको। क्या सोच रखते हो आप लोग? ध्यान रखना, कठिन क्वेश्चन तो आएंगे बेटा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हर चीज़ आसान नहीं होती है। देखें आप लोग क्या है कि खालिस्तान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए क्या कर रहा है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो वो क्या है, आपका दिहांग महाखड्ड है। क्या है भाई? दिहांग महाखड्ड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन कहाँ आते हैं 33 में। देखो जरा क्या दिया है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को खालिस्तान हिमालय कहा जाता है। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, जम्मू हिमालय। पहले तो आपको ये अगर यहाँ पर अगर थोड़ा समझोगे ना तो आप लोग को आंसर यहीं पर मिल जाएगी कि दिहांग और तिस्ता नदी कहाँ पर है, ये किस साइड में है। ये पूर्वांचल में आती है। कहाँ आती है? आपके भारत के पूर्वांचल वाला जो भाग है वहाँ पर क्या आती है आपकी, तिस्ता और दिहांग नदियाँ आती हैं। ठीक है, तो उस वाले भाग को क्या कहा जाएगा? असम हिमालय कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं? हाँ, असम हिमालय कहा जाता है। ध्यान रखना, पूरा पाकिस्तान वाला एरिया से लेकर के आपके पूरे पूर्व वाला जो एरिया आता है वहां तक क्या है आपका हिमालय है, हिमालय का भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर 34 में। देखो क्या दिया है 34 का, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। सतलुज और तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताएं आप लोग जरा मुझे। तो ये किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से। किस नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके भाग को? हिमालय के भाग को, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 35 में। देखिए क्या दिया है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चलो बता जरा मुझे। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बताएं। दुर्गेश बोल रहा सर 4th। बाकी बच्चे बताएं भाई। आज सारे के सारे कोई मतलब यहाँ पर लाइव तो 5 बस दिख रहे हैं मुझे लाइव। मीना सेकेंड 8,848 मीटर। चलिए ध्यान रहे 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर। अगर यहाँ पर क्या आ जाए, अगर पॉइंट 86 भी आ जाए तो ध्यान रखना 86 भी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन डिपेंड करेगा बजरंग। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर 36 में। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं आप लोग मुझे। साधना सेकंड। माउंट एवरेस्ट कहाँ है बेटा? माउंट एवरेस्ट हमारे भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? हाँ, मैं यहाँ पर बात आ रही है भारत की। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में बोल रहा है वो, भारत में। ठीक है,
और माउंट एवरेस्ट आता है कहाँ पर आपके, नेपाल में। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है बच्चों। चलिए बताएं आप लोग, ध्यान रखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है। क्या है, आज इतने कम बच्चे लाइव हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 37 में। देखो जरा क्या दिया है। भावर पेटी पाई जाती है, भावर पेटी पाई जाती है कहाँ पर, हिमालय के ग्रिप दिए क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार में, पश्चिमी घाट में, या तटीय उड़ीसा में। हाँ, किसकी बात हो रही है, भावर पेटी कहाँ पर पाई जाती है, चलिए बताएं। ठीक है, और एक बात और समझ लो यहाँ पर कि भावर पेटी क्या होता है। भावर पेटी मतलब क्या, हाँ ये क्या होते हैं आपके, ये बड़े बड़े क्या होते हैं, शिलाखंड पाए जाते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं, शिलाखंड होते हैं, जहाँ पर नदियाँ आकर क्या होती है, लुप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या अपन, भावर पेटी कहा जाता है। और वो कहाँ पर पाई जाती है, वो आपके कहाँ पर, हाँ हिमालय के ग्रिप दिए क्षेत्र में। कहाँ पर, हिमालय के ग्रिप दिए क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना, भावर पेटी आपको बताइए, बड़े बड़े शिलालेख शिलाखंड पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या होती है, नदियाँ आकर के लुप्त हो जाती है। ठीक है, हाँ उसी को कहा जाता है भावर पेटी। और ये कहाँ पर है आपका, हिमालय के ग्रिप दिए क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, 38 में। देखो क्या दिया है 38, मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है, मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है गोंडवाना सेलों द्वारा, क्रिटेशियस लावा द्वारा, धारबारियन क्वार्टजाइटों द्वारा, या तृतीयक औषधि सेलों द्वारा। किसके द्वारा निर्मित है भाई, मेघालय पठार। और जो हमारा भारत है, भारत जो निर्मित है, प्रायद्वीपीय जो भारत है हमारा, ठीक है, क्या है हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत भी क्या है आपका, हाँ उसी भाग का हिस्सा है। सर्वाधिक जो हमारे भारत में जो पाया जाता है हिस्सा, वो उसी भाग का हिस्सा है जिसका क्या है आपका, मेघालय पठार भाग है। चलिए बताएं आप लोग मुझे। तो ध्यान रखना, गोंडवाना सेल द्वारा, किसके द्वारा, गोंडवाना सेल द्वारा मेघालय जो पठार है, ठीक है, उसका जो भाग है, अधिकतर भाग किससे बना हुआ है, गोंडवाना सेलों से बना हुआ है। और हमारा जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, उसका अधिकतर भाग भी काहे से बना हुआ है, गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना हुआ है। ध्यान रखना। और मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, तुम जिस तरह से आज मैं लाइव देख रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने से कम बच्चे लोग, है ना, मज़ा नहीं आ रहा है आज, आंसर आ नहीं रहे हैं एक भी। खैर आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आते हैं कहाँ पर, 39 में। देखो ज़रा, दंडकारण्य अवस्थित है, दंडकारण्य अवस्थित है, जो दंडकारण्य वन्य है ये कहाँ पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में क्या है आपका, दंडकारण्य वन्य है। ठीक है, दंडकारण्य वन्य कहाँ पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। जो दंडकारण्य वन्य है, जहाँ पर भगवान राम ने भी कभी समय बिताया था। ठीक है, जो महाकौशल वाला इलाका आता है वो वहीं का आता है। ठीक है, महाकौशल, छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है वो महाकौशल वाला है। ठीक है, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है उनका ननिहाल था, किसका, हाँ भगवान राम का, कौशल वाला इलाका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। देखिए क्या दिया है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताना है। ठीक है, किस क्रम में लगाइए कि दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या हुआ कि पहले ऊपर में क्या है, फिर उसके नीचे कौन सी आएगी, फिर उसके नीचे कौन सी और उसके नीचे कौन सी,
उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब आपको ऐसे चलना है, ऐसे, मतलब सबसे ऊपर कौन सी पहाड़ी है, उसके नीचे पहाड़ी, ठीक है, उसके नीचे पहाड़ी और उसके नीचे पहाड़ी। नीचे का मतलब अपन किसके मैप के अनुसार देख रहे हैं, ये आपका मैप है, सबसे इधर कौन सी है, फिर उसके इधर कौन सी है, फिर इधर कौन सी, फिर इसके इधर कौन सी है। तो ऐसे आपको चलना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई दक्षिण भारत की सबसे ऊपर की जो क्या है आपकी पहाड़ी है वो कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नल्लामलाई सबसे ऊपर आती है, क्या आती है भाई, नन्नामलाई सबसे ऊपर, ठीक है। उसकी जो नीचे जो पाई जाती है, उसके नीचे जो है आपकी नीलगिरी है, उसके नीचे क्या है आपकी नीलगिरी। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, 3rd नंबर की नल्लाम लाई, उसके नीचे क्या है आपकी नीलगिरी की है, नीलगिरी जो आपकी पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका, हाँ उसके बाद आता है अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी भाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। और उसके सबसे नीचे जो है वो कार्डामम या कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं वो आती हैं। तो 31-42 ऐसे आएगा, ध्यान रखना। सबसे ऊपर में क्या है आपकी, मैंने आपको बता दिया, उसके नीचे कौन सी है ये बता दिया, उसके नीचे कौन सी है और उसके नीचे कौन सी है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, चलिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा अपना आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, देखो जरा, 3142 ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते कहाँ पर, 41 में। तुर्जु दर्रा भारत के किस राज्य में है, तुर्जु दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो ध्यान रखना, तुर्जु दर्रा है वो कहाँ पर आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है भाई, मणिपुर में क्या है, सॉरी तुर्जु बोल रहा हूँ मैं, तुजु दर्रा, तुजु दर्रा कहाँ पर है आपका मणिपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अपन आते कहाँ पर 42 में। देखो जरा क्या दिया है, सांची का पठार उदाहरण है, सांची का पठार उदाहरण है किसका भाई, राहुल रघुवंशी, ठीक है बेटा आंसर, ठीक है। रांची का पठार उदाहरण है किसका भाई, ध्यान रखना, उत्थित पेनी प्लेन का, किसका है भाई, उत्थित पेनी प्लेन का क्या है आपका, हाँ रांची का क्या है जो पठार है वो उसका उदाहरण है, ठीक है। हाँ जो पठार का जो उच्चावच जो घिसकर क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है ना, तो वह क्या होता है, पठार जो होता है पेनी प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है, जो उच्चावच जो भाग होता है पठार का वो क्या हो जाता है, हाँ घिसकर क्या हो जाता है, हाँ समाप्त तो अगर हो जाता है तो वह जो पठार होता है वह पेनी प्लेन कहलाता है, ध्यान रखना। और वो कौन सा है आपका, रांची का पठार। रांची का बोले तो क्या आपका झारखंड में जो आता है आपका रांची, उसका पठार की बात हो रही है। चलिए आगे आते क्वेश्चन नंबर कहाँ पर अपन 43 में। देखिए जरा क्या दिया है, मोनेड नॉक स्थित है, किसकी बात हो रही है, मोनेड नॉक स्थित है, कहाँ पर भाई, हाँ बताएं आप लोग कहाँ पर स्थित है, पर्वत में, पठार में है, उपांत मैदान में है या लोइस के मैदान में है, कहाँ पर है ये मोडेन नॉक। तो ध्यान रखना मोडेन नॉक कहाँ स्थित है, हाँ उपांत मैदान में स्थित है। कहाँ पर है, उपांत मैदान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन कहाँ आते हैं 44 में। देखो जरा क्या दिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इससे पहले भी आया हुआ है, ध्यान रखना। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, पूर्वी घाट और कौन सा पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो कहाँ है, वो कौन सा है, नीलगिरी है, अनईमुड़ी है, मलईगिरी है या अन्नामलाई है। चलिए बताएं आप लोग मुझे। राहुल रघुवंशी, नीलगिरी, बहुत शानदार बेटा, ठीक है। देखो जो पूर्वी घाट होता है आपका, ये जो आपका क्या है ये पश्चिमी घाट होता है और ये क्या है आपका पूर्वी घाट, तो इनका जो मिलन स्थल है ये यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है आपका यहाँ पर जो है आपका वो कहाँ क्या है आपका ये नीलगिरी है, क्या है भाई नीलगिरी क्या है, इन दोनों का मिलन स्थल है। बहुत शानदार बेटा नीलगिरी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना आप लोगों को, दोनों का मिलन स्थल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। चलिए
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखो जरा क्या दिया है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। चलिए बताएं आप लोग, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। 1565, 1600 मीटर, ठीक है, 1350 मीटर और 1260 मीटर। बताएं मुझे आप लोग जरा, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। हाँ, कोई बताएगा मुझे। जितनी धूपगढ़ की ऊंचाई है उतनी ही है बेटा, ध्यान रखना। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो कितनी है, जितनी धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई है उतनी ही किसकी है, पारसनाथ पहाड़ी की है। बताएं मुझे आप लोग। और ये झारखंड में आती है। कहाँ आती है भाई, झारखंड में। चलिए, मतलब धूपगढ़ की नहीं मालूम आप लोग को। 1350 कितनी है भाई, 1350 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखना कितनी है, 1350 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 46। राहुल रघुवंशी, ठीक है बेटा, बहुत शानदार आंसर, ठीक है। बजरंग, ठीक है, 1350, ठीक। चलिए देखिए आप लोग क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का सबसे अधिक शिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का सबसे अधिक शिकार होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, दक्कन पठार, उत्तर भारत के मैदान या पश्चिमी घाट। चलिए बताएं आप लोग जरा मुझे। साधना, ठीक है बेटा, हाँ बताएं, आंसर बताएं जरा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का सबसे अधिक शिकार होता है। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी है, दक्कन का पठार है आपका, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान है और पश्चिमी घाट है। बताएं आप लोग मुझे आंसर, जी जल्दी बताएं आप लोग। कोई बताएगा मुझे। ध्यान रखना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी क्या है भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है भूकंप का सब सर्वाधिक क्या होता है। हाँ, राहुल रघुवंशी, बहुत शानदार बेटा, ठीक है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है आपका भूकंप का सर्वाधिक क्या होता है, शिकार होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। देखिए क्या दिया है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय। बताएं आप लोग। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, राहुल अरावली, बहुत शानदार बेटा। क्या है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे क्या है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है, क्या है, हाँ। चलिए क्लियर है, बिल्कुल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। देखो जरा क्या दिया है, भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, हाँ, किस महाकल्प से, पेलियोजोइक महाकल्प से, अजोइक महाकल्प से, मीसोजोइक महाकल्प से या सिनोजोइक महाकल्प से। बताएं आप लोग जरा। बताएं आप लोग, आंसर बताएं। तो ध्यान रखना, ये क्या आपका पेलियोजोइक महाकल्प से हुआ है। किससे हुआ है, पेलियोजोइक महाकल्प से क्या हुआ है, प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ठीक है। चलिए अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। देखो जरा क्या दिया है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में निर्मित अवस्थित नहीं है। कामेट, गोसाई थान, नंदा देवी और त्रिशूल।
चलिए बताएं आप लोग ज़रा मुझे। साधना, त्रिशूल। बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटा। रीना फोर्थ, त्रिशूल। ठीक है, तो यहां याद रखें कि जो गोसाई थान है ये कहाँ नहीं है अपने, हाँ हमारे भारत में नहीं है, ये चीन में है। कहाँ पर है भाई, ये चीन में है। क्या आपका गोसाई थान जो तिब्बत वाला इलाका है वहां पर है। ठीक है, कामेत है, नंदा देवी है और त्रिशूल है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखो जरा क्या दिया है। भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह है, ये क्या है भाई, महाराष्ट्र का अंग है। तो सीधी सी बात है, कहाँ का अंग है ये, महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, कहाँ का अंग है ये, महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, विदर्भ, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है विदर्भ को। ठीक है, तो कहाँ का है ये, महाराष्ट्र का अंग है। चलिए क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे क्या 50-50 क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, अब कोशिश की जाएगी कि थोड़ा सा आप, अच्छा आप लोग क्या चाह रहे हो मुझसे, मुझे आप लोग बताएं। क्या आप लोग ये चाह रहे हो कि सर जो वन लाइनर, जो ओवरव्यू जो क्वेश्चन होते हैं केवल वही शामिल किया जाए? बताएं जरा मुझे आप लोग, 2 मिनट सभी लोग, क्या उस तरह क्वेश्चन शामिल किया जाए यहाँ पर कि जो बिल्कुल रद्दी रद्दी क्वेश्चन होते हैं जो ओवरव्यू रहते हैं केवल उन्हीं को शामिल किया जाए, थोड़े से डीपली ना जाए? क्योंकि जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ डेली बहुत अच्छे से लाइव आ रहे थे आप लोग, बहुत सारे बच्चे, आज बहुत कम लाइव आए। क्या उस तरह से शामिल किया जाए क्वेश्चनों को? खैर आप लोग कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, सभी को गुड नाइट, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।